तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार 2 लैंड ऑफ ऑरिजिन के चैप्टर नंबर 409 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग की फाइट वुगू ह्यूमन एंचेस्टर से हो चुकी थी, लेकिन लू फेंग उसे अपने सिंगल अटैक से डिस्ट्रॉय कर देता है। ख़त्म तो नहीं करता, लेकिन हाँ, वो उसको मेजर डैमेज दे चुका होता है। जिसके साथ लू फेंग वुगू ह्यूमन एंचेस्टर की तरफ घूर कर देखने लगता है और वो उससे कहता कि क्या तुम अभी भी गिव अप नहीं करना चाहते, क्या अभी भी तुम मुझसे फाइट करते रहना चाहते हो। लेकिन हमें बताया जाता है वुगू ह्यूमन एंचेस्टर के बारे में कि वुगू ह्यूमन एंचेस्टर्स वो एक प्रैक्टिशनर लॉर्ड के कंपैरेबल होता है, जिसके पास अपनी खुद की नेचुरल इंसाइट होती है कि हम आगे क्या हो सकता है। उसकी डिमेंड, उसकी फिजिकल बॉडी बहुत ही इफर्टलेसली लू फेंग के द्वारा काट कर रख दी गई होती है और लगभग अपने लू फेंग एक ही अटैक से 300 रियलम इनवॉइस को खत्म कर दिया होता सिर्फ एक सिंगल से अटैक में। तो बंदा कौन नहीं डरेगा। और वो ह्यूमन एंचेस्टर समझ जाता है कि आखिरकार अपने लू फेंग के पास क्या सी ओवरवेलमिंग पावर आ चुकी होती है। उसी के साथ वो ह्यूमन एंचेस्टर्स उससे ये बोलते हुए जाता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था प्रैक्टिशनर फैक्शन से कि पहले ही उनके पास लॉर्ड जिंगमैन जैसा बंदा था और अब उनके जैसा एक और बंदा आ चुका है। और वो लॉर्ड लू फेंग कर वहाँ से निकल जाता है दूसरे एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस के रेबल्स के अंदर, जिसके बाद हमें सीन चेंज कर आई स्पीक टेरिटरी फैक्शंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपने वुगू ह्यूमन एंचेस्टर्स की मैनिफेस्टेशंस उन्हीं सीट पे आकर बैठ जाती है। वो आते ही कहता है बिंग फेंग, क्योंकि वो मिलने जा रहा था बिंग फेंग ह्यूमन एंचेस्टर से। अब तभी वहाँ पे एक कोलोसल फिगर आइसी माउंटेन का अपनी आंखें ओपन करता है, जो पूरी तरह से आइस से बना हुआ था। उसके आंखों से ही एनलेस ठंडी वाली चिल निकल रही होती है और सारी चीजें जम रही होती है। जिसके साथ बिंग फेंग ह्यूमन एंचेस्टर अपने वुगू ह्यूमन एंचेस्टर्स की तरफ देखकर कहता है, वुगू आखिरकार तुम्हें यहाँ पर क्यों आना हुआ। अब यहाँ पे जो टॉप 3 फिगर्स थे आई स्पीक फैक्शंस के, वो सांज हुआ थे, बिंग फेंग थे और पूजी हुआ करते हैं। लेकिन पूजी की बात करें तो वो 12 इमॉर्टल बेंग्स में से सबसे अनरूली होता है, मतलब वो बात मानता ही नहीं है। भले ही वो लीडर के पद में था, लेकिन उसकी पावर्स होने के बावजूद वो यार अपने आप को अकेला रखता था। वो किसी की बात सुनता ही नहीं था, मतलब वन मैन आर्मी की तरह काम करता था कि मैं इमॉर्टल बेंग हूँ तो मैं तुम सब कमीनों का बात क्यों ही सुनने जाऊँ। मतलब उनके अंदर कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड होता है। वहीं पे वुगू ह्यूमन एंचेस्टर की बात करें तो ये बंदा कुछ ज़्यादा ही लालची होता है, लेकिन ये कुत्ते जैसा वफादार भी होता है, जिसके कारण बिंग फेंग ह्यूमन एंचेस्टर इस वुगू ह्यूमन एंचेस्टर्स को अच्छा खासा यार कह सकते हो कि दोस्ती बनाए हुए रखे होता है। जिसके साथ वुगू ह्यूमन एंचेस्टर वो यार कह सकते हो कि अपने एक अलग ही फीलिंग में वो कहते हैं ना कि तुम्हें कोई पीट कर घर भेज रहा है, तो कैसे तुम अपने मम्मी से बोलते हो कि हाँ मुझे ऐसे कुछ हुआ। तो बंदा भी सेम टू सेम उसी रिएक्शंस के साथ अपने बिंग फेंग ह्यूमन एंचेस्टर से कहा था कि बिंग फेंग, मैं एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस में लू फेंग से मिला और मैंने अपना सब कुछ लगा दिया, मतलब मैंने फुल ऑन अपने 100% से उससे फाइट की, लेकिन उसने एक सिंगल अटैक से मेरे बॉडी में अटैक करके उसमें डैमेज कर दिया और मेरे 8 लेवल के डिस्ट्रक्शंस को सीज भी कर लिया। अब यहाँ पे ये सुनकर बिंग फेंग ह्यूमन एंचेस्टर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और उनके मुंह से सिर्फ एक वर्ड निकलता है, इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। जिसके साथ वुगू ह्यूमन एंचेस्टर्स अपने हाथों को वेव करते हुए कहते हैं कि मैं विश्वास नहीं करता कि यहाँ पर अगर कुछ मेरे साथ नहीं होता, मतलब वो मेरे साथ हुआ तभी मैं विश्वास कर पा रहा हूँ। और वो वहाँ पे एक होलोग्राफी प्रोजेक्शन निकालता है जहाँ पे उसने और लू फेंग ने फाइट की होती है। अब यहाँ पे हमें ये भी बताई जाती है कि जो एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शन है ना, उसमें लगातार बैटल्स होता रहता है, जिसके कारण वहाँ पे मोस्ट सर्विलेंस उसमें काम नहीं करते। लोग हमेशा वहाँ पे नजर थोड़ी ना बना के रखेंगे देखने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है। और मोर ओवर वुगू ह्यूमन एंचेस्टर्स और लू फेंग की जो 20 का क्लास था वो बहुत ही छोटा था, मतलब लू फेंग सिर्फ अपने एक सिंगल अटैक से उसको पीछे हटा दिया कि तुम जाओ मुझसे फाइट मत करो। वहाँ पे वो बंदा भी डर कर भाग जाता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा कमोशन नहीं होता और दूसरे बंदे उस फाइट की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। जिसके साथ वुगू ह्यूमन एंचेस्टर धीमी आवाज में कहता है कि जब मैं लू फेंग से फाइट किया था तो कोई भी केओस डिस्ट्रक्शंस रेलम में रहने वाला पावर हाउस वाला बंदा
इस फाइट को ऑब्जर्व नहीं किया था और फिलहाल में ये बैटल एक सीक्रेट ही रहने वाली है। अब यहाँ पे जो बंदे पास्ट को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं तो वो भी इस बैटल को विटनेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही छोटे लेवल की बैटल हुई होती है। यहाँ तक कि कुछ गिने चुने ही इंटायर इन्फिनाइट वन फैक्शंस में के ऐसे बंदे होंगे जो कि इसको देख सकते हैं, जिसमें ह्यूमन जेस्टर्स और लॉर्ड भी आते हैं। लेकिन इसको देखकर क्या ही नतीजा निकलेगा, वहां पर उन्हें फ्यूचर देखने की बारी होगी। लेकिन जब कोई पास्ट एक फिक्स होता है तो यार फ्यूचर के काउंटलेस पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर में लू फेंग मर भी सकता है, जो कि यार नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे अलग अलग टाइमलाइंस भी बन सकते हैं, तो यार ये और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। इसके साथ बिंग फेंग, ह्यूमन जेस्टर उन सारे फुटेज को देखते हुए कहता है कि क्या लू फेंग इस हद तक स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि वो भी इस बैटल को देखकर हैरान हो जाते हैं। और वो उससे कहते हैं कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट तो नहीं है, मतलब कि वो तुम्हें बचा तो नहीं सकती उतनी स्ट्रॉन्गेस्ट तरीके जैसे चूसिन ह्यूमन एंसेस्टर्स को बचाती है, लेकिन फिर भी तुम्हारी बॉडी एक ह्यूमन एंसेस्टर्स के मुकाबले एवरेज पे आती है। और तुम्हारे पावरफुल डोमेन और पावरफुल केओस डिस्ट्रक्शन रेलम्स की पावर के कंबाइन होने के साथ तुम आखिरकार एक सिंगल अटैक को भी क्यों नहीं ब्लॉक कर पाए? क्या तुम इतने गिर चुके हो? क्या तुम इतने निकम्मे हो चुके हो? क्या तुम इतने कामचोर हो चुके हो कि लू फेंग के तुम एक सिंगल अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाए? लेकिन यहाँ पर वो बंदा कहता है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि इसकी डिस्ट्रक्टिव फोर्स वो ऑलरेडी मोमैन, जिन, मिंग वांग और बाकी के टॉप प्रैक्टिशनर्स को सरपास कर चुकी है। तो वो ह्यूमन एंसेस्टर भी हामी भरता है। अब यहाँ पे जो बिंग फेंग होता है वो ऑलरेडी मोमेंट, जिन और मिंग वांग से फाइट कर चुका होता है, और वहाँ पे उसने उन सब के बैटल स्टार्स को देख रखा था कि वो किस हिसाब से फाइट करते हैं। वहाँ पर वो कहते हैं कि ये लू फेंग पक्का जिन और मोमेंट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है। इसकी सेवरिंग पावर अकेले एबिलिटीज, मतलब जो सेवरिंग पावर लू फेंग यूज की थी, जो 7th लेवल में उसने मास्टर किया था, वो भले ही जिन और बाकी सबसे इंफीरियर होती है, कमजोर होती है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में ये अच्छे से समझाया कि लू फेंग यहाँ पे सिर्फ टेक्निक का ही यूज नहीं करता, बल्कि वो अपने लाइफ एंड डेथ डाउ को भी यूज करता और साथ में अपने एनर्जी रिजर्व्स को भी यूज करता। तो लू फेंग की 1/10 एनर्जी रिजर्व भी बाकी के लॉर्ड, जिन, मोमेंट, मिंग वांग उन सभी से ज्यादा हो जाती है। इसके कारण वो जितने अपने बैटल क्लोन्स को बर्न करके अपने फुल स्पीड से, फुल टेक्निक, फुल पावर से अटैक कर पाते, उतना लू फेंग अपने 1/10 एनर्जी को ही यूज करके आराम से उससे ज्यादा एनर्जी एक्सर्ट करके किसी को डैमेज दे सकता है। मतलब लू फेंग के पास एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक आ चुकी है, जो कि उसके बॉडी के इतने बड़े होने के साथ आती है। उसकी एनर्जी जब उसके डिस्ट्रक्टिव पावर्स को और भी इनहांस कर देती है। इसलिए लू फेंग ने एक ही स्लैश से वो ह्यूमन एंसेस्टर्स के बॉडी को काट दिया होता है। लेकिन उसके साथ वो ये भी कहता है कि युवान भी फॉर्मिडेबल है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ फॉर्मेशंस पे ही ज़्यादा रिलाई करती है। बात करें तो वो भी लू फेंग जितना अचीव नहीं कर सकता है। और वो वहाँ पे कहता है कि यार इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर्स तो जिंग मैंग और साजुओ को राइवल करता है, और ये ऑलरेडी इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के हाईएस्ट लेवल के बिंग फेंग ह्यूमन चेस्टर वो काफ़ी ज़्यादा यार अच्छे मूड में नहीं थे। मतलब कि वो समझ चुके थे कि लू फेंग की पावर्स कुछ ज़्यादा ही थी। वो ये कहते हैं कि प्रैक्टिशनर फैक्शंस के अंदर जो कि पहले हमारे कदम के कदम साथ मिलाकर चलते हैं, वो अब कुछ ज़्यादा ही तेजी से ऊपर बढ़ने लगे हैं। और जब लू फेंग की स्ट्रेंथ फिर से बढ़ी है तो अब प्रैक्टिशनर फैक्शंस फिर से ज़्यादा असर्टिव हो जाएगी, उसकी पावर्स और बढ़ जाएगी। उसके साथ वो ह्यूमन एंसेस्टर ये पूछता कि बिंग फेंग आखिरकार हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो बिंग फेंग ह्यूमन एंसेस्टर बस इतना ही कहता है कि देखो वो जिन अभी ब्रेक थ्रू किया है, वो जिन हमने पिछले एपिसोड में देखा जो कि इमॉर्टैलिटी को हासिल किया था, तो वो बंदा अभी ही ब्रेक थ्रू किया है। लेकिन लू फेंग इसी के साथ भी ब्रेक थ्रू कर चुका है। और यहाँ पर वो कहते हैं कि जब वुजिन ह्यूमन एंसेस्टर ब्रेक थ्रू किया था तो उसने इमॉर्टैलिटी को हासिल किया था, उसकी पावर्स भी अपने बिंग फेंग ह्यूमन एंसेस्टर्स को राइवल करने लगी थी, जिसके कारण देखा जाए तो इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स अभी स्ट्रेंथ से उनसे ऊपर निकल चुकी है। 3 फैक्शन से, जिसमें इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म अलग फैक्शन से, वहीं पे आई स्पीक फैक्शन अलग फैक्शन से, अपने प्रैक्टिशनर फैक्शन अलग फैक्शन है। तो अभी जो प्रैक्टिशनर फैक्शन है तो स्ट्रॉन्ग हुई लू फेंग की वजह से, वहीं पे जो आई स्पीक फैक्शन है उसमें तो कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। और यहाँ पर इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शन है तो उसमें वुजिन ह्यूमन एंसेस्टर ब्रेक थ्रू करके उस फैक्शंस को और भी स्ट्रॉन्गर बना दिया होता है। लेकिन लू फेंग की बात करें तो लू फेंग की स्ट्रेंथ एकदम से बढ़कर अपने लॉर्ड जिंगमैन और साजुओ के पास आ चुकी है। और यहाँ पर आई स्पीक फैक्शन जो कि बिग फेंग होता है लीडर, तो उसको ये चीजें खनकने लगती हैं कि आखिरकार दोनों फैक्शंस पावरफुल होते जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार मेरी फैक्शन क्यों नहीं पावरफुल हो रही है। और उसकी खुद की फैक्शंस के अंदर पूजिन ने उसको मानने से मन इनकार कर दिया था। और 3 सॉवरिन, विंड, थंडर और सी वो तो यार कैजुअली ट्रबल किया करते, तो मतलब उनकी फैक्शंस कुछ ज़्यादा ही खराब चल रही होती है।
लेकिन वो अपने बिंग फैंग विंचेस्टर अपने वूल जन से कहते हैं कि चिंता मत करो, जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल में सबसे बड़ा जो ग्रेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है वो प्रैक्टिशनर फैक्शंस और इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस के बीच में ही है। जो इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस है वो पूरे के पूरे इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के आधे ह्यूमन एंसेस्टर्स को कंट्रोल करती है, जिसके कारण उनके अंदर रिसोर्सेज की हंगर होती ही जाएगी, जो कि होती है ऑरिजिन कोर्स ऑरिजिन वर्स, और इसलिए उनको और प्रैक्टिशनर फैक्शंस का एक डिस्टाइंड मतलब डेस्टिनी वाली एनिमी कह सकते हो कि उनका लड़ना पक्का ही है, और वो आगे चलकर फिर से लड़ेंगे। लेकिन जितना ज़्यादा वो लड़ेंगे उतना ही उनके बीच की नफरत बढ़ती जाएगी और उनकी कॉन्फ्लिक्ट और भी भयंकर होती जाएगी। वो हिनमा एंचेस्टर भी हामी बढ़ता है, क्योंकि आफ्टर जो आइसपीक फैक्शन से उसकी संख्या अपने नेट में लाइफ फॉर्म फैक्शन के एंचेस्टर से आधी ही होती है। लेकिन उसी के साथ बिंग फैंग हिनमा एंचेस्टर बस बैठकर इतना ही सोचते हैं कि ये लू फेंग, आखिर इस लू फेंग को लॉर्ड बने हुए कितना ही टाइम गुजरा है, और यहाँ पर बहुत लंबा अर्सा हो चुका है हमारे आइसपीक फैक्शंस में एक ट्रूली पावरफुल फिगर्स को आए हुए। सांजुओ थी, लेकिन वो सबसे पहले इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुकी थी, उसके बाद उसने कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं किया और टॉप 1 पे चलती आ रही है। लेकिन अभी भी उसको लू फेंग सरपास कर देगा, बस करने ही वाला है। लू फेंग उस तक पहुंचेगा तब तक लू फेंग सरपास कर लिए होगा। वो विंचेस्टर एडमिट करते हुए कहा था कि ये लू फेंग तो सच में काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है, और वो विंचेस्टर उसके खुद के प्राइड के ऊपर सवाल खड़े उठने लगते हैं, क्या तू स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है बिंग फैंग विंचेस्टर जो क्या हेल्पलेस से कहने लगता है कि एग्जैक्टली ये बंदा अभी ही जिंग मैंग और सांजुओ के क्लोज आ चुका है, न जानिए फ्यूचर में और क्या क्या हासिल करेगा। और यहाँ पर वो भी हेल्पलेस हो जाता है, क्योंकि अगर प्रैक्टिशनर फैक्शंस एक बार आइसपीक फैक्शन से ऊपर निकल गए तो उनके पास कोई पावर रह ही नहीं जाएगी कि वो रिस्पॉन्ड कर सके। जिसके साथ हमें सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है, जो कि एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस के 8 लेवल में मौजूद होता है। लू फेंग वहाँ पे एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस के 8 लेवल के कोर को देखने लगता है, जो कि होता है फैंटम ऑरिजिन, और इसको देखते हुए कहा था कि ये फैंटम ऑरिजिन तो सच में रिमार्केबल है। अब उसने पहले ही इस जगह पे अपने मार्क को लगा दिया था। वहाँ पे हिनवा एंचेस्टर मतलब वुगो हिनवा एंचेस्टर वो जा चुका होता है। फाइनली लू फेंग उसके जाने के बाद अपने फैंटम ऑरिजिन को डिटेल में स्टडी करता है। अनलाइक हमें सारे मिस्टीरियस लैंड्स के बारे में बताया जाता है कि ये अलग अलग तरीके के होते हैं, वहीं पर फैंटम ऑरिजिन वो एक ज़्यादा इथीरियल है। इथीरियल रियलम आप जानते होंगे मैजिक एम्पर के लेवल का ही नाम है, तो वैसे ही होता है। अब यहाँ पे लू फेंग उसको सेंस करते हुए कहता है कि इसी कारण तो हिनवा एंचेस्टर्स और लॉर्ड इसे फैंटम ऑरिजिन कहते हैं। फैंटम मतलब आप कह सकते हो भूतिया, वो भूत तरीके का होता है, मतलब कि इसकी पावर्स कुछ उचित तरीके की होती है जो फैंटम होती है। और यहाँ पर एक ऐसा लू फेंग को महसूस होता है कि ये इंटेंजिबल है, उसमें से ब्लडिंग की आवाज़ आ रही, मतलब ब्लडिंग जैसा लग रहा है, और इसकी एग्जिस्टेंस पूरी की पूरी एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शन पे ही है। अगर एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शन तबाह हो गया तो ये सारे फैंटम ऑरिजिन भी तबाह हो जाएंगे। मतलब कह सकते हो कि ये ब्लिंकिंग टाइप के हैं, ये सिर्फ ऑरिजिन कोर्स के ही जैसे होते हैं। जिसके साथ लू फेंग उस रियलम पावर्स को टेस्ट करते हुए उसको महसूस होता है कि यहाँ पर लू फेंग जब 8 लेवल में है तो 8 लेवल में रहने के बाद उसकी पावर बूस्ट हो रही है, लेकिन जो उसकी स्ट्रेंथ बूस्ट हो रही है ना वो सिर्फ 20% ही है, जो कि लू फेंग के हिसाब से बहुत ही कम होता है। लू फेंग याद करता है कि जब लू फेंग ने ब्लड क्रेन टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया था, उसका मास्टर बना था, तो उसकी पावर्स उस वक्त 3-4 गुना बढ़ गई थी, मतलब सेवरल टाइम्स ज़्यादा बढ़ चुकी होती हैं सिर्फ उस लैंड को कंट्रोल करने की वजह से। यहाँ तक कि लू फेंग जब उससे दूरियाँ भी बनाए हुए था फिर भी वो कुछ गुना रहती हैं, मतलब 1-2 टाइम्स तो होगी ही, 10-20 यहाँ पे बताया नहीं गया एग्जैक्टली कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते, लेकिन फिर भी वो दूरी के रहने के बावजूद अपने पावर्स को वो मल्टीप्लाई में रखता है। जिसके साथ लू फेंग यहाँ सोचने लगता है कि बस एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ तो यार मेरी जो पावर्स हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगी। इस पॉइंट तो मेरे यार यहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, सिर्फ मैं इनहेंस वेपन्स को ही यूज़ करके अपनी पावर्स को बढ़ा सकता हूँ और अपने डिस्ट्रक्टिव पावर्स को यूज़ कर सकता हूँ, और यही सबसे सूटेबल यूज है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 10-20% बढ़ाकर आप क्या करोगे, जब बाहर आप निकलोगे तो आपकी पावर्स और भी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन फिर भी इतना बहुत सही है, इसलिए लू फेंग कहता है कि सबसे बेस्ट है यहाँ पे वेपन्स या फिर किसी ट्रेजर्स को यूज़ करना जो कि आपके ऊपर कॉम्पैटिबल है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की डिस्ट्रक्टिव वेपन्स पाई जाती हैं वो काफ़ी ज़्यादा भयंकर होती, टिपिकली वो आपके 10% को इंक्रीज किया करती हैं। अब लू फेंग इन सब के बारे में सोचते हुए कहता है कि भले ही वो वेपन्स अच्छी होती है लेकिन फिर भी कई सारे लॉर्ड्स और विंचेस्टर्स को वो भाती नहीं है, वहाँ पर वो इसको यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। लू फेंग इन सबको अच्छे से जानता है, और यहाँ पे बहुत बकवास होती है जो कि यार मैं स्किप करता हूँ क्योंकि बोरिंग हो जाएगी, चैप्टर्स अभी तक इंटरेस्टिंग होती जा रही है, बीच
बीच का पार्ट कुछ ज़्यादा ही बोरिंग हो चुका है तो इसको स्किप करते हैं। इसके साथ लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोचने लगता है और कहता कि छोड़ो 10% भी मेरी पावर्स बढ़ेगी तो ये काफ़ी होगी। और यहाँ पर जितना लू फेंग की लेवल है तो यार यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा इंप्रूवमेंट भी काफ़ी रेयर होता है। लू फेंग जिसने अभी रिसेंटली ब्रेक थ्रू किया है तो उसके लिए थोड़ी सी पावर्स मायने नहीं रखती है। 10-20% लू फेंग के लिए कुछ नहीं है, बल्कि लू फेंग अपने रैपिड ग्रोथ पे फेज पे आ रहा हुआ है। लेकिन एक बार लू फेंग पूरी तरह से फ्यूचर में हिनवन ब्लेड डाउ को कॉम्प्रीहेंड कर लेगा तो लू फेंग बाकी सारे हिनवन एंसेस्टर लॉर्ड की तरह अटक जाएगा, जिसके कारण एक स्लाइड प्रोग्रेस भी लू फेंग के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। इसके साथ लू फेंग कहता है कि चलो मुझ पर अटैक करो, और लू फेंग वहाँ पे अपने 8 लेवल एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल करते हुए एक मेयर टावर से 515 रियलम इनवॉइस को मैटेरियलाइज करता है और सारे अपने लू फेंग पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग उन सारे अटैक्स एनर्जी को सेंस करते हुए महसूस कर पाता है कि जो यहाँ की हाईएस्ट लेवल डिस्ट्रक्टिव पावर से जो 8 लेवल पे मौजूद है उसे एनिहिलेशन की पावर कहते हैं। और ये एनिहिलेशन की पावर में 80% डिस्ट्रक्शन है, वहीं पे 20% वर्ल्ड बिल्डिंग की पावर्स मौजूद हैं। और ये एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शन के अंदर हर एक डिफरेंट लेवल्स के पावर्स मौजूद होते हैं। लू फेंग उसको देखते हुए कहा था कि मैंने ये भी सुना है कि जितना ज़्यादा आप डीपर केओस डिस्ट्रक्शंस में जाते जाओगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर डिस्ट्रक्टिव पावर्स होते जाएंगे और वहाँ पे 3 डॉज होंगे। मतलब अभी तक आपने 2 ही डॉज देखे, एक डिस्ट्रक्टिव की और एक दूसरी कोई मैटर्स या फिर कुछ और की आ जाती है, लाइफ की आ जाती है या फिर कुछ और बिल्डिंग स्पेस मैटर्स ये सब आ जाती है, लेकिन आगे चल के 3 डॉज मौजूद होती हैं। और लू फेंग ने जितना इंटेलिजेंस गैदर किया है तो जितनी भी डिस्ट्रक्टिव पावर से 20 लेवल के ऊपर तो उसमें 3 डॉज के फ्यूजन आते हैं। एग्जाम्पल में 26 लेवल को देख लो जहाँ पे लॉर्ड जिंगमेंग रहते हैं तो उसे ब्लैक फायर ट्रिब्यूशनल पावर्स कहते हैं, जिसके अंदर 80% एनिहिलेशन, 10% फायर और 10% डार्कनेस रहा करती है। और इस लेवल के अंदर 50 रियलम इन्वॉइसिंग होते हैं जो कि काफ़ी कम होते हैं लेकिन फिर भी काफ़ी पावरफुल होते हैं। और हर एक रियलम इन्वॉइस के अंदर कुछ फ्रैक्शन सी पावर्स होती है ब्लैक फायर ट्रिब्यूलेशंस की और उनकी कंबाइंड पावर तो अपने लॉर्ड जिंगमैन को भी काफ़ी दबाने के लायक है। मतलब 50 रियलम इन्वॉइस अपने लॉर्ड जिंगमैन को भी दबा सकती है अगर अपने फुल पावर्स को यूज़ करे, लेकिन लॉर्ड जिंगमैन के पास भी अपने अपने अलग अलग तरीके हैं, उसकी वजह से उन्होंने उसको हरा रखा है। लू फेंग सोचने लगता है कि जैसे जैसे हम लोग एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शन के डीपर में जाते जाएंगे उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ फ्यूजन इंक्रीज होते जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा ग्रेटर पावर्स होगी उतनी ज़्यादा फ्यूजन आते जाएगी। अब यहाँ पे ये सारे एक्सपीरियंस अपने हिनवन एंसेस्टर्स और लॉर्ड से ही अलाइन हुए होते हैं। हिनवन एंसेस्टर्स जो कि अपने हाईएस्ट लेवल पावर्स को विल्ड करते हैं वो या अपने पावर्स को कॉम्प्रीहेंड करते करते और भी स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं और उन्हें परफेक्शन की तरफ बढ़ाते जाते हैं। और यहाँ पर उनके ऊपर जितनी ज़्यादा मिस्टीरियस लैंड्स की रिफाइनिंग और कंट्रोल रहेगी तो उनकी पावर्स और भी बढ़ती जाएगी। लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोचने लगता और कहता है कि ब्लड टेरिटरी के अंदर 3 हाईएस्ट लेवल ऑफ पावर्स मौजूद थी जिनमें कि अंदर कोई भी एक को लेकर एक को रिफाइन करके वो समझ सकता है, उसको सीख सकता है, लेकिन क्या पता किसी और के अंदर 5, 6, 7, 8, 9, 10 पावर्स मौजूद हो जिसको कि सीखना काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। लू फेंग ये चीज़ अच्छे से जानता है कि अभी तक कोई भी हिनवन एंसेस्टर्स ने 2 से ज़्यादा हिनवन या हाईएस्ट लेवल पावर्स को मास्टर नहीं किया है। अब देखो यहाँ पे हमें पता चलता है, मतलब मैंने पिछले बार में ध्यान नहीं दिया लेकिन यहाँ पे हमें ये चीज़ बताई जाती है कि जो हिनवन एंसेस्टर्स और प्रैक्टिशनर लॉर्ड्स हैं तो हिनवन एंसेस्टर होते हैं ना वो हाईएस्ट लेवल पावर्स को मास्टर करते हैं, वहीं पे प्रैक्टिशनर लॉर्ड्स होते हैं ना वो डॉज को मास्टर करते हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं जो कि उन्हें अलग बनाती हैं। और यहाँ पर ये कह सकते हो कि हिनवन एंसेस्टर्स के लिए डॉज को कॉम्प्रीहेंड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, वहीं पे प्रैक्टिशनर लॉर्ड चाहे तो हाईएस्ट लेवल पावर्स को मास्टर कर सकते हैं जैसा आपने लू फेंग किया हुआ है। अब यहाँ पे ये सब चीज़ थी, लेकिन यार सबको एक चीज़ अच्छे से पता था कि 2 डॉज ही कॉम्प्रीहेंड करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है और तीसरे डॉज को कॉम्प्रीहेंड करने जाए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन उसको किया जा सकता है, बस वो कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो जाता है। लेकिन लू फेंग कहता है कि छोड़ो उन सब बातों को जान दो, बहुत ही बकवास वाली बातें चल रही है और मैं भी यही कहना चाहूँगा बहुत बकवास वाली बातें चल रही है। तो लू फेंग कहता है कि छोड़ो मैं अपने पाथ को धीरे धीरे चलते रहूँगा। लू फेंग अभी 550 रियलम इनवॉइस के ऊपर ही रहता है, वो अटैक्स कर रहे हो तो लू फेंग इंड्योर कर रहा होता है और वो अपने डिस्ट्रक्टिव पावर्स को स्टडी करने लगता है और अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग बनाना शुरू करता है। और इसी के साथ हमें ये बताया जाता है कि जब लू फेंग कल्टीवेट कर रहा था तो अभी एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस के अपर लेवल्स के अंदर केओटिक बैटल्स होना शुरू हो जाती हैं। वो हिनवन एंसेस्टर्स था वो अपने 7th लेवल में जाता है क्योंकि 8 लेवल में लू फेंग ने ऑक्यूपाई कर रखा तो 7th लेवल को हो जाएगा ऑक्यूपाई करने, तो वहाँ पे कोई और नहीं लॉर्ड वुलान होते हैं। लेकिन लॉर्ड वुलान वहाँ पे अकेला थोड़ी ना था, उसके साथ रियलम इन्वॉइस थे, तो बड़ी आसानी से वो हिनवन एंसेस्टर्स को रिपेल कर देता है, उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है, जिसके बाद वो
यू सावी जो कि 6 लेवल पे होती है उसको चैलेंज करने के लिए जाता है, जो कि खुद आइस पीक फैक्शंस के साथ ही थी, लेकिन यहाँ उसके साथ अच्छी खासी रिलेशंस थी जिसकी वजह से वहाँ पे उन दोनों के बीच में उतनी घमासान फाइट नहीं होती और चूज सेवी होती है ना उसको ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण वुगू हिनवानचेस्टर उसको सरप्राइजिंगली सक्सेसफुली 5th लेवल पे जाना पड़ता है, जहाँ पे उसने लोटस प्रिजन माउंटेन लॉर्ड को हराकर उसके 5th लेवल को सीज कर लिया होता है। लोटस प्रिजन माउंटेन जो कि यार अपने डिफेंस में काफी ज्यादा एक्सीलेंट था, लेकिन वुगू हिनवानचेस्टर के डिफेंसिव पावर्स और डोमेन के सामने वो कुछ नहीं कर सकता था और उसको सप्रेस करके उसको भगा देता है, जिसके कारण अपना जो होता है लोटस प्रिजम वो यार दूसरे रियलम के साथ फाइट करने लगता है और वहां पे वो हार चुका था तो वो जाता है 4th में और वहां पे उसके अलग अलग से फाइट होने लगते हैं और कह सकते हो कि यहाँ पे एकदम से भूचाल आ चुका था, कहीं भी शांति नहीं होती। वहाँ पे अपर फैक्शंस अपर लेवल्स में वहाँ पे सब लेवल्स में लड़ाई हो ही रही होती है, जो 4 में गया वो 3 में, 3 में गया 2 में, 2 में गया 1 में, 1 में गया तो निकल जाओ घर से मेरे बाहर। जिसके साथ यहाँ पे हमें पता चलता है लू फेंग फाइनली एक एपोज से ज़्यादा 8 लेवल में गुजारता है। लू फेंग फाइनली एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस के 9th लेवल में पहुंचता है। इस लेवल में हमें दिखाया जाता है लू फेंग को, जो सामने देखता है तो 3 बहुत ही खूबसूरत महिला खड़ी होती है, जिनमें से उन 3 वुमेन्स के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा पेटाइट होती है, एडोरेबल होती है, दूसरी तो लंबी और काफ़ी खूबसूरत होती है और तीसरी काफ़ी ज़्यादा काल्म होती है किसी वाटर की तरह, और सब तीनों के अंदर अलग अलग इमोशंस होते हैं। इसके साथ तीनों अपने लॉर्ड लू फेंग को ग्रीट करते हैं। लू फेंग भी उसका रिप्लाई करते हुए कहता है एंचेस्टर रुयू। अब यहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि एंचेस्टर रुयू जो होती है ना वो अपने 3 बॉडीज के साथ जन्म ली होती है, लेकिन तीनों की एक सिंगल लाइफ कोर हुई होती है, जिसके कारण वो इंस्टेंटली ट्रांसफर कर सकता, मतलब तीनों एक ही बॉडी है, बस वो तीनों अलग अलग बॉडीज में बनी हुई है क्लोन की तरह ही। और इसकी करंट स्ट्रेंथ टॉप 20 में आया करती है इनफिनाइट इन वन स्पेस में, लेकिन जबकि इसके पास 3 बॉडीज थी तो इसकी वजह से ये ट्रू इमॉर्टैलिटी को अचीव नहीं कर पाए, मतलब इसने ट्रू इमॉर्टैलिटी को अभी तक अचीव नहीं किया है, लेकिन इसकी खुद की ये 3 यूनिक बॉडी वाली टेक्निक ही इसको हमेशा के लिए मार पाना मुश्किल बनाती है, क्योंकि 3 बॉडी है, सो ये एक बॉडी को छिपाकर 2 बॉडी को भेज सकती है, वो मरे गए तो यहाँ पे अपने फिर से बॉडीज को रिजनरेट कर सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि लू फेंग की टेक्निक के जैसा, जब लू फेंग और जिन यूनिवर्स में आता था तो अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को जहाज में छोड़कर अपने मेन मोरोसा बॉडी और ह्यूमन बॉडी को भेजा करता था मिशन करवाने के लिए, वो खत्म भी हो गए तो वहाँ पे वो फिर से अपने बॉडी को रिजनरेट कर सकते हैं। यही पे सेम टू सेम एज रुयू हिनचेस्टर के पास भी पावर्स होती हैं। और ये भी बताया जाता है कि ये बंदी न्यूट्रलिटी को फेस करती है, ये किसी भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं करती, ये लड़ाई झगड़े के बीच में नहीं आती और किसी भी फैक्शंस में अलाइन नहीं होती। अंटिल रिसेंटली हमें ये बताया जाता है कि लॉर्ड नाइगू ने अभी फिलहाल में बाकी के लेवल्स को भी कंट्रोल किया था, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि लॉर्ड नाइगू ने 9th लेवल को भी कैप्चर करके वो आगे बढ़े थे। लेकिन यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि जैसे अपर लेयर्स में 1 2 3 4 5 6 7 में हलचल चल रही होती, वैसे ही वुजिन हिनवानचेस्टर जिसने कि 18 लेवल्स में अटैक किया था, जहाँ पे कैफीजो को उसने हटाकर 17 लेवल में भेज दिया, तो उससे हुआ क्या कि जो लोअर लेवल में हुआ था ना, मतलब अपर लेवल में, वो लोअर लेवल में भी होना शुरू हो जाता है। वुजिन हिनवानचेस्टर 18 लेवल को जाके चैलेंज करता है तो वहाँ पर 19 से 18 लेवल के बीच में पूरी पावर का शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। 18 वाले 17 में जाते, 17 16 16 14 14 15 मतलब 14 13 उन सभी में ये सब होने लगी होती हैं। और यहाँ पर लू फेंग ने भी यहाँ पे टहलका मचा दिया होता है, जिसकी वजह से 8 लेवल में वो ऐसा करके वो शुरुआत से मतलब 1 से 18 लेवल में अभी तक पूरी तरह से टहलका मचा हुआ है, चारों तरफ लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। जिसके साथ एंचेस्टर रुई बड़ी ही पोलाइटली से अपने लू फेंग से कहते हैं कि लॉर्ड लू फेंग आप फर्स्ट लेवल एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शन से ट्रांसवर्स करते हुए आ रहे हैं और हर एक लेवल के अंदर एटलीस्ट 1 एपोज तक टाइम गुजारते हैं। क्या ये कल्टीवेशन के लिए है? अब एंचेस्टर रुई जो कि यार झगड़े से दूर रहती थी तो उसे एक चीज़ पता था कि जब तक वो किसी को प्रोवोक नहीं करेगी तब तक वो सारे फैक्शंस के साथ अच्छे से रिलेशंस बनाकर रह सकती है, लेकिन अगर इसको प्रोवोक किया गया तो ये मैड रिवेंज को जरूर लेगी। और यहाँ पे हमें ये बताया जाता कि इस बंदी को कमजोर नहीं समझो, ये बंदी सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। बस हमें यहाँ पे बताया गया होता कि वुमेन्स आर टेरिफाइंग बीइंग्स, मतलब वुमेन्स सच में खतरनाक है। क्यों है ये तो नहीं बताया गया है। जिसके साथ लू फेंग यहाँ पे कहता कि हाँ मैं ये भी आशा करता हूँ कि एंचेस्टर रुई अपने सारे रियलम इनवॉइस को मुझ पर अटैक करवाए, अरेंज करवाए ताकि वो मुझ पर अटैक कर सके। तो ये सुनकर एंचेस्टर रुई इसके लिए एग्री कर देते और कहते कि ठीक है ये भी है। अब यहाँ पे वो एक ही झटके में रियलम इनवॉइस को ऑर्डर करते हैं और वो वहाँ पे लू फेंग से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सुन 500 रियलम इनवॉइस लू फेंग के पास आते हैं और उसको अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखो,
मतलब आप लोग खुद कैलकुलेट करके बताना, मैं मैथमेटिक्स अभी नहीं कर सकता हूँ। लूफिंग शुरुआत से आता जा रहा है, तो यहाँ पे 50-50 घटते जा रहे हैं। मतलब यार अपने 8 लेवल में देखा होगा वहाँ पे 550 थे, लेकिन यहाँ पर जब लूफिंग आता है तो 500 हो जाते हैं, मतलब 50-50 घटते जा रहे हैं। वहीं पे हम लोग 26 लेवल में देखेंगे तो वहाँ पे 50 हो जाते हैं, लेकिन 27 लेवल में क्या यहाँ पे 0 हो जाते, मतलब कि वहाँ पर भी तो रियलम इन्वॉल्व होने चाहिए थे। अगर ऐसा बात है तो यार 27 के बाद 28 आता है तो क्या 28 कोर बन जाता है या फिर नहीं, लेकिन यार ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि 50 के बाद 40 आते हो, 40 के बाद 30 आते हो, या फिर कुछ और चेंज हो सकता है जो कि हमें फाइनल आगे में ही पता चलेगा। अभी हम लोग ज़्यादा कंक्लूजन पे नहीं आता, बस मैंने दिमाग में एक्सप्लेन करते हुए ही थ्योरी आ गई थी तो मैंने बताया है। अब यहाँ पे 500 रियलम इन्वॉल्व लूफिंग को सराउंड करके अटैक कर देते हैं और लूफिंग भी अपने न्यू डिस्ट्रक्टिव पावर्स को रिफाइन करना शुरू करता है। लगभग एक ही पोस्ट का टाइम हो जाता है, उससे ज़्यादा हो जाता है। लूफिंग एंचेस्टर रूई को फेयरवेल कहता है और नेक्स्ट लेवल में चला जाता है, मतलब 10th लेवल में चला जाता है, जिसको देखते हुए एंचेस्टर रूई वहाँ पे कहते हैं कि यार ये बंदा ये हर एक लेवल में ऐसे ही जाते जा रहा है और वहाँ पे एटलीस्ट 1 एपोज या फिर उससे गुजार रहा है। लॉर्ड वूफिंग के पास सच में फॉर्मिडेबल 1v1 कॉम्बैट स्किल्स होगी और वो काफ़ी भयंकर भी होने वाली होगी। आफ्टर ऑल सारे लेवल्स इतने भी आसान नहीं होने वाले और हर एक लेवल उन्हें कुछ न कुछ प्रदान करती जाएंगी। समटाइम्स हमें खुद के शेयर स्ट्रेंथ पे भी रिलाई करना होगा और यहाँ पे एंचेस्टर रूई अपने लूफिंग के ग्रोथ में इंटरेस्ट दिखाना शुरू करती है कि ये बंदा कितना ऊपर जाता है। अब यहाँ पे उसे एक चीज़ अच्छे से पता था कि 10th लेवल से ऊपर जाएंगे तो वहाँ का लेवल कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो जाता है और जितना ज़्यादा आप डिसेंड करते जाओगे उतने ज़्यादा आपको बेंग्स भी मिलेंगे, जैसे वो जिन्हें मैनचेस्टर युवान बिंग फैंग इन्फिनाइट हिनन सरपेंट्स तो सभी हम, और उन सब के बाद आते हैं लॉर्ड जिंगमैंग और सांजुओ, और उसके आगे भी केवल डिस्ट्रक्शन रियलम की जर्नी आती है जिसे कभी भी कॉन्कर नहीं किया गया है। वहाँ पे मैनचेस्टर रूई सोचती है कि मैं बस सोच रही हूँ कि आखिरकार लूफिंग कितना आगे जाएगा और वो लूफिंग को ही देखने लगते हो। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिरकार लूफिंग कितना आगे तक जा पाता है। आई डोंट नो, लेकिन लूफिंग यार 27 लेवल को भी आराम से क्रैक कर देगा, क्योंकि उस लेवल तक जाते जाते लूफिंग की अच्छी खासी प्रोफाउंड हिस्ट्री हो जाएगी। और लूफिंग जब बिंग फैंग मैनचेस्टर से फाइट करेगा तभी आइस पीक फैक्शंस के अंदर एक डर का माहौल बन जाएगा और कभी वो लूफिंग से फाइट करने की सोचेंगे भी नहीं। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।